नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑन विद प्रीति में। थंबनेल देख के तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का इतना मजाक उड़ाया जाता है, क्यों उस पर इतने सारे रील्स बनाए जाते हैं, क्यों लोग इस बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते हैं, इसे एक फ्रॉड बिजनेस मानते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ऑडियो सुनाने वाली हूँ जिसमें इन्हीं सारी बातों को लेकर डिस्कशन किया गया है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या ऐसे कारण रहे हैं जिस वजह से इतने सारे जो है मीम्स बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और इसका क्या समाधान है, क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक नए नज़रिए से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन उस प्रेजेंटेशन में की गई है। अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो 100% मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक नया विज़न मिलेगा, नया तरीका मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो का कंसेप्ट है, ये मेरे जो मेंटोर है विक्रम खंडेलवाल सर, उनका है, उनका ये थॉट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने जो वीडियो है बनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। एज अ नेटवर्क मार्केटर आपको उसको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, समझने में, और आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट से एग्री ज़रूर होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन हर 6 महीने में उनका फोन आता है और हम सब मतलब परिवार वाले समझ जाते हैं कि कोई नई क्रांतिकारी योजना आ गई है। अच्छा। पिछली बार कोई जादुई चाय थी जो सब ठीक कर देती थी। उससे पहले एक ऐसा कार्ड था जिसे जेब में रखने से पेट्रोल बचता था। अरे वाह। हम सब अब शर्त लगाते हैं कि अगली बार क्या होगा, और ये सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। यही हंसी, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। विषय है नेटवर्क मार्केटिंग। ये शब्द सुनते ही ये हंसी और एक संदेह क्यों आता है? हमारे हाथ में जो जानकारी है वो इसी सवाल की परतों को खोलती है। क्या ये बिजनेस मॉडल ही मजाक है या कहानी कुछ और है? और आपकी ये कहानी ही मतलब मुद्दे की जड़ है। बात जादुई चाय या पेट्रोल बचाने वाले कार्ड की नहीं है, बात उस प्रस्तुति की है। प्रस्तुति की? हाँ, हमने जो लेख और विश्लेषण देखे उनमें एक बात बार बार उभर कर आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है, अच्छा या बुरा नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब उसे एक जादुई चिराग की तरह बेचा जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक सीधे साधे बिजनेस मॉडल को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि उसकी असलियत ही हंसी के पीछे छिप गई। ठीक है, तो चलिए इसी हंसी से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स भरे पड़े हैं। बिल्कुल। एक दोस्त ने मीटिंग के लिए बुलाया है, किडनी बचाकर जाऊं या नहीं, या वो पिरामिड वाली तस्वीरें, MLM मतलब स्कैम। ये एक तरह का तकिया कलाम बन गया है। तो ये सोच इतनी पक्की कैसे हो गई है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के बुरे अनुभव का नतीजा है या कुछ और भी है? ये कुछ लोगों का नहीं बल्कि एक पैटर्न का नतीजा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पैटर्न को बनाने की जिम्मेदार काफी हद तक इंडस्ट्री के लोग ही हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर कोई आपको आकर कहे कि मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 2-4 लोगों से बात करनी है और साल भर में तुम अपनी नौकरी छोड़कर बीच पर छुट्टियां मना रहे होगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ईमानदारी से कहूं तो मैं सोचूंगा कि या तो ये मजाक कर रहा है या मुझे बेवकूफ समझ रहा है। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस कुछ ना करने से नहीं चलता। बिल्कुल, और यहीं से भरोसा टूटना शुरू होता है। जो रिसर्च हमने पढ़ी उसमें एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पिच अक्सर इंसान के लालच को टारगेट करती है, उसके तर्क को नहीं। लालच को? हाँ, वादे ऐसे होते हैं, बस 3 लोग जोड़ो और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, या काम बिल्कुल नहीं, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ये किसी बिजनेस प्लान जैसा नहीं, बल्कि किसी लॉटरी टिकट के वादे जैसा लगता है। जब नींव ही ऐसी अवास्तविक उम्मीदों पर रखी जाती है तो ढांचा तो गिरेगा ही। मतलब समस्या प्रोडक्ट या कंपनी से भी पहले उस पहली बातचीत में ही शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और जब लोग उस सपने को खरीदकर सिस्टम में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो असल में बहुत मेहनत है, हाँ, कि प्रोडक्ट बेचना है, लोगों से बात करनी है, तो उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है। और जब इंसान को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो चुप नहीं बैठता, वो अपने दोस्तों को बताता है, परिवार में बात करता है और आज के दौर में सोशल मीडिया पर लिखता है। हाँ। और जब एक ही तरह की कहानी हजारों लोग सुनाने लगते हैं, मुझसे ये वादा किया था पर हुआ ये,
तो वो एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहता, वो एक सामूहिक मजाक बन जाता है। सही बात है। मीम्स उसी सामूहिक निराशा और गुस्से से पैदा होते हैं। वो एक तरह का सामाजिक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कहने का तरीका कि हम भी बेवकूफ बने थे, तुम मत बनना। तो ये हंसी सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। बिल्कुल। एक टूटे हुए वादे की कहानी जो बार बार दोहराई जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुई वो सतह की बातें, वो वादे जो इस पूरे बिजनेस मॉडल को एक जोक बना देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा उतरें, तो क्या इन खोखले वादों के अलावा इस मॉडल की बुनियाद में ही कुछ समस्याएं हैं? जो विश्लेषण हमने देखे, वो इसकी जड़ में क्या बताते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और रिसर्च इस मामले में बहुत साफ है। ये 3 मुख्य समस्याओं की ओर इशारा करती है, जो इस पूरी नकारात्मक छवि के 3 स्तंभ हैं। अच्छा। पहली है आसान पैसे का प्रचार। ये धारणा बनाना कि आप बिना किसी खास मेहनत, स्किल या समय लगाए बहुत अमीर बन सकते हैं। ये इंसान की जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता का फायदा उठाता है, लेकिन ये किसी भी असली व्यापार की हकीकत को नहीं दिखाता। सही है। हर बिजनेस समय, समर्पण और स्किल मांगता है। और दूसरी समस्या, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। दूसरी समस्या है प्रोडक्ट से ज्यादा लाइफस्टाइल का दिखावा, और ये शायद सबसे ज्यादा दिखने वाली प्रॉब्लम है। एक एनालिस्ट ने एक छोटा सा अध्ययन किया था जिसके बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की 100 सोशल मीडिया पोस्ट्स को ट्रैक किया। अच्छा। नतीजा चौंकाने वाला था। लगभग 85 पोस्ट्स में महंगी कारों, विदेशों में छुट्टियों, बड़े बड़े चेक्स या लग्जरी सामान का जिक्र था। 85%। हाँ। लेकिन सिर्फ 15 पोस्ट्स में ये बताया गया था कि उनका प्रोडक्ट असल में करता क्या है या उससे ग्राहक को क्या फायदा होता है। 1 मिनट, यहीं पर मुझे एक बात कहनी है। ये जो लाइफस्टाइल का दिखावा है, क्या ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या है? आज तो इंस्टाग्राम पर हर दूसरा इन्फ्लुएंसर यही कर रहा है। वो भी तो अपनी शानदार जिंदगी दिखाकर ही कुछ न कुछ बेच रहा है। फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जब किसी होटल की तारीफ करता है तो उसका बिजनेस मॉडल साफ है, वो आपको एक अनुभव बेच रहा है। ठीक है। एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है तो वो उसकी क्वालिटी पर बात कर रही है। दोनों मामलों में प्रोडक्ट या सर्विस सामने है। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर जो होता है वो अलग है। यहाँ लाइफस्टाइल को ही प्रोडक्ट बना दिया जाता है। अच्छा। संदेश ये नहीं होता कि हमारा हेल्थ सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। संदेश होता है, अगर तुम्हें भी ऐसी कार चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाओ। प्रोडक्ट एक बहाना बन जाता है, असली मकसद भर्ती करना हो जाता है। समझ गया। मतलब उत्पाद कहानी से गायब हो जाता है। और यहीं पर शायद तीसरी समस्या आती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। तीसरी बड़ी समस्या है हर किसी को शामिल कराने का दबाव, जिसे रिक्रूटिंग का जुनून भी कह सकते हैं। बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला व्यक्ति इसके लिए सही भी है या नहीं, क्या उसकी बेचने में रुचि है, क्या उसके पास समय है, बस उसे किसी भी तरह सिस्टम में लाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। इससे होता ये है कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर इतना दबाव डालते हैं कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, पार्टियों में आपसे कतराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक प्रोस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो इन लेखों में भी बार बार पूछा गया है। लेकिन व्यापार तो उत्पाद से चलना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर उत्पाद ही पूरी बातचीत के केंद्र में नहीं है, अगर लोग उत्पाद खरीद और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ सिस्टम में जुड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या ये एक बिजनेस है भी? यही तो असली सवाल है। जब पूरी चर्चा सिर्फ भर्ती करने, सपने दिखाने और लाइफस्टाइल बेचने पर टिक जाए, तो ये व्यापार नहीं, सिर्फ एक हाइप या दिखावा बनकर रह जाता है। हाइप? और हाइप की एक उम्र होती है, वो हमेशा नहीं टिकता। एक असली व्यापार हमेशा अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य पर खड़ा होता है। जब वो मूल्य ही गायब हो तो पूरा ढांचा खोखला हो जाता है, और इसीलिए कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पिरामिड स्कीम के दायरे में आ जाती हैं, जहां नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को भुगतान किया जाता है। हाँ, और कोई असली कॉमर्स हो ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो हमने इसकी धज्जियां तो अच्छे से उड़ा दी। हमने समझा कि इसका मजाक क्यों बनता है और इसकी बुनियाद में क्या समस्याएं हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर ये सब गलत है तो सही क्या है? क्या इसका कोई सही, नैतिक और वास्तविक संस्करण मौजूद भी है, या ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बेकार है? नहीं, बिल्कुल मौजूद है। और इसे समझने के लिए हमें सारी चमक दमक, मर्सिडीज के सपने और विदेशी छुट्टियों को एक तरफ रखना होगा।
ठीक है। अपने मूल रूप में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सरल और तार्किक विचार पर आधारित है। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वितरण प्रणाली है, बस। वितरण प्रणाली, इसे और सरल शब्दों में समझाइए, जैसे किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझा रहे हो। जरूर। मान लीजिए आप एक साबुन बनाने वाली कंपनी है। आप अपना साबुन ग्राहक तक कैसे पहुंचाएंगे? पारंपरिक तरीका क्या है? विज्ञापन। आप शाहरुख खान से एक महंगा विज्ञापन कराएंगे। फिर आप एक राष्ट्रीय वितरक को अपना माल बेचेंगे। वो राज्य के वितरकों को बेचेगा, वो शहर के वितरकों को, और वो जाके दुकानदार को। सही बात है। और आखिर में ग्राहक उस दुकानदार से साबुन खरीदेगा। इस पूरी चेन में शाहरुख खान से लेकर दुकानदार तक हर कोई अपना मोटा कमीशन या मुनाफा जोड़ रहा है। नतीजा, 10 रुपए में बनने वाला साबुन ग्राहक तक 40 रुपए में पहुंचता है। हाँ, ये तो समझ आता है। बीच में बहुत सारे बिचौलिए हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि इन सबको हटा दो, शाहरुख खान को भी और सारे वितरकों को भी। ओके। कंपनी अपना 10 रुपए का साबुन सीधे एक स्वतंत्र प्रतिनिधि के जरिए ग्राहक को पहुंचाएगी। अब जो 30 रुपए विज्ञापन और बिचौलियों की जेब में जा रहे थे, कंपनी उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा उस स्वतंत्र प्रतिनिधि को दे देती है, क्योंकि असली मेहनत तो वही कर रहा है। अच्छा, ये वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों की आपसी बातचीत की ताकत पर आधारित है। तो इसका मतलब कंपनी अपना विज्ञापन का बजट सीधे उन लोगों में बांट रही है जो उसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनने में तो काफी तार्किक लगता है। ये तार्किक है, अगर एक शर्त पूरी हो, और वही शर्त इस बिजनेस की आत्मा है। और वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो 10 रुपए का साबुन वाकई इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करना चाहें। अगर उत्पाद में दम है, अगर वो बाजार में मौजूद 40 रुपए वाले साबुन से बेहतर है या उसके बराबर है, तो ये मॉडल काम करेगा। ग्राहक को उत्पाद अच्छा लगेगा तो वो दूसरों को बताएगा, उससे व्यापार का अवसर अच्छा लगेगा तो वो दूसरों से साझा करेगा। मतलब सब कुछ उत्पाद पर है? सब कुछ उत्पाद के मूल्य और ग्राहक की संतुष्टि पर टिका है। भर्ती करना बिजनेस का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिजनेस का दिल नहीं। दिल तो हमेशा उत्पाद ही रहेगा। ये तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर है उस तस्वीर से जो हम आमतौर पर देखते हैं। मतलब सही नेटवर्क मार्केटिंग भर्ती केंद्रित नहीं बल्कि उत्पाद केंद्रित होती है। एकदम। अगर उत्पाद में दम नहीं तो आप कितने भी लोगों को जोड़ लें, सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एकदम सही। एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर पहले एक अच्छा ग्राहक होता है। वो उत्पाद को खुद इस्तेमाल करता है, उस पर विश्वास करता है और फिर उस विश्वास को दूसरों के साथ साझा करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ लोगों को साइन अप कराना नहीं बल्कि लॉयल कस्टमर बनाना होता है। वाह, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अगर कोई इसे सही तरीके से करना चाहे, अगर कोई आज इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहा है और वो मेरे उस जादुई चाय वाले रिश्तेदार जैसा नहीं बनना चाहता, हाँ, तो उसे क्या अलग करना होगा? अपनी छवि और अपने व्यापार को सही रखने के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए? जो जानकारी हमने पढ़ी उसमें क्या व्यवहारिक सलाह दी गई है? इसमें बहुत ही सीधी और एक्शन लेने लायक सलाह दी गई है। ये एक तरह का रोड मैप है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, झूठे वादे करना बंद करें। कोई झूठे वादे नहीं। ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। मतलब मर्सिडीज 1 महीने में वाले सपने दिखाना बंद। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी सलाह इसी से जुड़ी है। साफ साफ बताएं कि ये एक बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं। इसमें सफलता के लिए समय, धैर्य और लगातार मेहनत लगती है। हो सकता है आपको 100 लोगों से बात करनी पड़े और 99 लोग मना कर दें। जब आप शुरू से ही सही उम्मीदें तय करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जुड़ते हैं और उनका भरोसा बना रहता है। और उत्पाद का क्या? उसे कैसे केंद्र में लाया जाए? यही तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। उत्पाद को हीरो बनाएं। प्रोडक्ट इज द हीरो। आपकी हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन, हर सोशल मीडिया पोस्ट उत्पाद के इर्द गिर्द होनी चाहिए। उत्पाद की क्या खासियत है, ये लोगों की कौन सी समस्या हल कर रहा है, इसे इस्तेमाल करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा, डेमो दिखाइए, टेस्टिमोनियल साझा कीजिए। सही। जब उत्पाद हीरो होता है तो बिक्री अपने आप होती है और व्यापार मजबूत बनता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, ना कि सिर्फ आपकी लग्जरी कार। और भर्ती करने का नजरिया, उसे कैसे बदला जाए? यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव लाने की जरूरत है। चौथी सलाह है, लोगों को सिर्फ भर्ती करने के बजाय उन्हें शिक्षित करने पर ध्यान दें। एजुकेट करें, रिक्रूट नहीं। बिल्कुल।
उन्हें समझाएं कि ये व्यापार कैसे काम करता है, इसकी चुनौतियां क्या हैं और सफल होने के लिए कौन से स्किल सीखने होंगे। आपका लक्ष्य सिर्फ किसी का नाम लिस्ट में जोड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस पार्टनर तैयार करना होना चाहिए जो जानकार हो और लंबे समय तक आपके साथ टिके। ये तो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को चुनने जैसा है। हाँ। और कोई आखिरी सलाह जो आज के डिजिटल युग के लिए खास हो? हाँ, 5वीं सलाह बहुत जरूरी है। लोगों का पीछा करना बंद करें। अच्छा। दोस्तों और रिश्तेदारों को बार बार फोन करके परेशान करने की पुरानी तकनीक अब काम नहीं करती। इसकी जगह ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करें। अच्छा कंटेंट बनाएं, ब्लॉग लिखें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर उत्पाद के फायदे बताएं। मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचें। हाँ, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। ऐसे लोगों तक पहुंचे जो वाकई आपके प्रोडक्ट या इस अवसर में रुचि रखते हैं। ये पीछा करने से आकर्षित करने की ओर एक बड़ा बदलाव है। अगर मैं इन सभी बातों का सार निकालूं तो ऐसा लगता है कि संदेश ये है, शोर मचाने की जगह तार्किक बनो। दिखावा करने, चीख कर योजनाएं बताने की जगह तर्क, मूल्य और ईमानदारी पर ध्यान दो। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में बांधा है। बिजनेस शोर से नहीं बल्कि मूल्य मतलब वैल्यू देने से बनता है। जब आप लोगों के जीवन में अपने उत्पाद के जरिए या अपने व्यापार के अवसर के जरिए कोई वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं, तभी एक स्थायी और सम्मानजनक व्यापार खड़ा होता है। वरना ये सिर्फ एक हाइप बनकर रह जाता है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। तो हमारी पूरी चर्चा के बाद अंतिम फैसला क्या है? हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या बुरा? जो भी जानकारी हमने देखी उसके आधार पर अंतिम विचार ये है कि ये सवाल ही गलत है। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये बस एक हथौड़े की तरह है। अब आप उस हथौड़े से एक खूबसूरत घर भी बना सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। गलती हथौड़े की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादे और तरीके की है। सही बात है। जब तक इस इंडस्ट्री में लोग अपने काम करने का तरीका, अपने वादे करने का तरीका और अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगे, तब तक लोग इसका मजाक बनाते रहेंगे और शायद सही भी करेंगे। तो बदलाव की जिम्मेदारी मॉडल पर नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों पर है। बिल्कुल। और यहीं पर उन लेखों की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो शायद आज की चर्चा का सार है। बदलाव व्यापार से नहीं, व्यवहार से आता है। व्यवहार से? जब तक व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक छवि नहीं बदलेगी। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि हर जगह लागू होता है। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एज अ नेटवर्क मार्केटर बहुत ज़रूरी है कि हम एक सही तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग को करें, एक सही प्रोसेस के थ्रू करें और इसकी इमेज बदलने की कोशिश करें। तो आपकी क्या राय है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपका क्या सोचना है ये भी आप मुझे बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।